भाई ये चल रहा है पर्ची का प्रोग्राम। भाई का नंबर है 3 और भाई का नंबर है 2 और 1 नंबर भाई पर्ची कटा रहा है। ये लो भाई, ये भाई 4 नंबर और ये भाई बनाने वाला 5 नंबर। ये मेरा 5 नंबर। तो जैसे पर्ची कटेगी उसके बाद में जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर देखते हैं क्या प्रोसेस होती है आगे की, फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। जैसे हॉस्पिटल से पर्ची कटेगी तो आपको इस प्रकार से एक पर्ची मिलेगी। और ये भाई 5 जने हैं हम अपने ग्रुप में, तो सभी के बाद देखो ऐसी पर्ची दिख रही है आपको, है ना, ऐसी पर्ची मिलेगी, वो अपने आप देंगे आपको। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी मेडिकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिनका मेडिकल हो चुका है उन सभी बहन और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी फ्यूचर के लिए। और जिनका मेडिकल अभी बाकी है या फिर अभी आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव जो उनके आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। किसी भी चीज़ की अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कॉलिंग नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड के ऊपर। तो बॉन्ड देखो, आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है आपको बॉन्ड के अंदर हो रही है। तो बॉन्ड आपको किस प्रकार से बनाना है वो मैं अपना वाला बॉन्ड दिखाता हूँ आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बॉन्ड तैयार करवाना है। तो जो मेरा बॉन्ड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा बनाया है मैंने बॉन्ड। तो देखो, सबसे पहले हम बॉन्ड की बात करते हैं। तो बॉन्ड पे आपको जो हमारी जो लिस्ट आई थी, जो आपकी मेडिकल की लिस्ट है, जो डेट लिस्ट है, उसके अंदर जो नीचे का पोर्शन है, जो 18 नंबर का पोर्शन है, उसके ऊपर 100 रुपये का बॉन्ड के बारे में बताया गया था कि 100 रुपये का बॉन्ड बनवा के लाना है। अब कंफ्यूज ये हो रहा है कि बॉन्ड बनवाना कैसे है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको अपना बॉन्ड बनवाना है। बिल्कुल भी पैनिक होने की या बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बॉन्ड आराम से बन जाएगा कि किस प्रकार से आपको बॉन्ड बनवाना है। सबसे पहले जो आपका पीडीएफ का जो पीडीएफ है वो अगर आपके पास नहीं है तो लिंक के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ूंगा टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का, ठीक है, ग्रुप का। वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करना और ई मित्र वाले के पास जाके उसको A4 की साइज, A4 जो पेज होता है उसके ऊपर निकलवा लेना इस प्रकार से, ठीक है। जो नीचे का जो परिशिष्ट द है वो आपका बॉन्ड है, उसको टाइप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको ऐसा का ऐसा आप पेज A4 साइज के पेज के ऊपर निकलवा लेना। फिर आपको क्या करना है, आप अगर आपकी तहसील है नज़दीक तो तहसील के अंदर जाना और वहाँ पर उसको नोटरी करवा लेना, या फिर जो वकील बैठते हैं उनके पास जो ई मित्र वाले होते हैं वो ऑलरेडी आपको नोटरी किए हुए कागज़ के ऊपर इस पीडीएफ को निकाल देंगे। फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर वो आपको बोलना है कि 100 रुपये के 2 स्टाम्प लगा दे। तो देखो इस प्रकार से 100 रुपये की स्टाम्प की टिकट लगाएगा। अगर आप देखोगे तो 100 रुपये की 50 रुपये की ये है और 50 रुपये की ये वाली टिकट है, ठीक है। ये 50-50 की 2 टिकटें हैं जो आपको जो ई मित्र वाला है वो वकील के साथ में अटैच होते हैं, तो वो आपको इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आप टाइप करवाना चाहते हो तो इस पूरे मैटर को टाइप करवा लो, लेकिन टाइप का कोई मतलब नहीं है, वो टाइप वाला ऐसा कुछ नहीं मांग रहे कि आपको टाइप वाला देना है या फिर बिना टाइप किया हुआ। ये सिंपली पीडीएफ को निकलवा लो, सीधा सीधा मैंने ऐसा पीडीएफ को निकलवा रखा है और ये बिल्कुल चल गया था मेरा, ठीक है। ये देखो नोटरी की हुई है, ये वाली ऐसी नोटरी आपको करवानी है, ऑलरेडी वो कर देगा आपका वकील, और इस प्रकार से आपको 50-50 रुपये की 2 टिकट लगा देगा। फिर ये हो गया 100 रुपये का बॉन्ड, ठीक है। अब इसके जो पीछे वाला पेज है, उस पीछे वाले पेज में कुछ डिटेल है जो आपको फिल करनी है, ठीक है। उस डिटेल को कैसे फिल करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कि सबसे पहले आपको 2 साक्षी चाहिए, ठीक है। साक्षी कौन हो सकते हैं, या तो आपके फादर हो सकते हैं, या आपके चाचा हो सकते हैं, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, या फिर कोई आपका रिश्तेदार, कोई जानकार जो मौजूद है आपके पास में, जिसको इजीली आप साथ में ले जा सकते हो। तो उसको क्या करना है, आपको साथ में ले जाना है। और साथ में आपको क्या लेके जाना है, उनकी दोनों की जो भी 2 साक्षी आपके लिए बनते हैं उनके दोनों की आपको जमाबंदी निकलवानी है। ज़मीन की, जो आपकी ज़मीन है उनके नाम से अगर ज़मीन है तो उनकी जमाबंदी निकलेगी। जमाबंदी में उनका नाम होगा, उनके पिताजी का नाम होगा, ठीक है, और उनका एड्रेस होगा। उनके एक तो जमाबंदी की फ़ोटोकॉपी, दूसरा उनका आधार कार्ड जो आपके साथ जाएगा उसका आधार कार्ड लेके जाना है। यानी कि दोनों की जमाबंदी और दोनों के आधार कार्ड
ठीक है, ये बात समझ गए आप सभी। ये आपको साथ में लेके जानी है और खुद का आधार कार्ड भी अटैच कर लेना। फिर आपको इस फॉर्म को देखो फिल कैसे करना है। सबसे पहले देखो आपको ये ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ मिलेगा परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित। तो देखो यहाँ परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित दिख रहा है आपको, यहाँ आपको खुद के हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। फिर जो नीचे वाला इसके जस्ट नीचे आएगा आपको ये लिखा हुआ है साक्षी, तो ये साक्षी है और ये डॉट डॉट लाइनें मिलेंगी आपको, ठीक है। इस डॉट डॉट लाइनें पे आपको कुछ नहीं लिखना, डॉट डॉट लाइनें जहाँ ख़त्म होती है उस ख़त्म होने के बाद में आपको क्या करना है, फिर यहाँ से आपको जिसको साक्षी बना के आप लेके जा रहे हो पहले पर्सन को, उसका नाम लिखना है। फिर आगे उसके पिताजी का नाम लिखना है, फिर उसकी जाति लिखनी है और जाति लिखने के बाद उसका गांव लिखना है, ठीक है। फिर जो दूसरा साक्षी है आपका, सेम नीचे वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला साक्षी, ये लिखा हुआ साक्षी, इस लाइन को पूरा ब्लैंक छोड़ना आपको। फिर यहाँ से उसका नाम लिखना है, जो भी उनका नाम है आपके साथ जा रहा है उसका, उनके पिताजी का नाम लिखना है, उनकी जाति लिखनी है और उनका गांव का नाम लिख देना, क्योंकि जो आपका गांव का होगा उसी गांव का वो आपका साक्षी होगा। फिर सेकंड देखो, फिर ये आपकी देखो ये तीसरी लाइन है, इसमें लिखा हुआ प्रथम जामीन द्वारा हस्ताक्षर। जो प्रथम जामीन द्वारा हस्ताक्षरी वाला है लाइन, उसके नीचे भी दो साक्षी हैं, पहला साक्षी दूसरा साक्षी। तो सेम काम आपको जो ऊपर किया है वही काम ये लाइनें आपको ऐसे कैसे उतारनी है। देखो प्रथम साक्षी का पूरा नाम, पिता का नाम, जाति और गांव। फिर द्वितीय साक्षी का नाम, पिता का नाम, जाति और का गांव का नाम। सेम काम करना आपको तीसरे कॉलम में जो लिखा हुआ द्वितीय साक्षी, इसमें साक्षी नंबर 1 डॉट डॉट लाइनें हैं उनको खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने के बाद में क्या करना है आपको, उनको उनका नाम, पिता का नाम और उनके गांव का नाम। फिर क्या करना है, साक्षी और साक्षी का नाम, उनके पिता का नाम, जाति और गांव। फिर जो डॉट डॉट लाइनें हैं इनका क्या काम है, तो डॉट डॉट लाइनें पे अगर वो हस्ताक्षर करते हैं तो पहले साक्षी का हस्ताक्षर कराना है। जो पहली डॉट डॉट लाइन है यहाँ पर पहले जो साक्षी हैं उनका हस्ताक्षर होगा, ठीक है। और जो दूसरे साक्षी है उसका जस्ट नीचे हस्ताक्षर होगा। अगर वो अंगूठा टेकते हैं तो अंगूठा टिकवाना है, अगर वो साइन करते हैं तो साइन करवाना है। तो ये इतना सा काम है। फिर नीचे देखो एक कॉलम होता है आपका राशि भरने का, कि कितनी आपको राशि भरनी है। तो राशि लगभग आप 5 लाख, 5.5 लाख या 6 लाख भर सकते हो। ऐसा एसडीएम आपसे नहीं पूछेगा कितनी राशि है, ठीक है। वो आपको वकील भी काउंट करके बता देगा कि अगर 2 लोगों की जमाबंदी लग रही है तो लगभग उनकी जो ज़मीन की कीमत होगी वो 6 लाख के आसपास या 5 लाख के आसपास होगी। तो इतना ही आपको बॉन्ड बनाना, वो अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि इतनी राशि होनी चाहिए। 4 लाख 5 लाख आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपका जो तहसीलदार है वहाँ पर जाना है, उन दोनों गवाहों को लेके जाना जो आपके साक्षी बन रहे हैं, उनको जाके आप पेश होंगे। और ये आपके दोनों ये जो दोनों हैं आपके बॉन्ड पत्र, ये बॉन्ड पत्र दोनों आपको उनको दिखाने हैं। दिखाने के बाद में क्या करना है, इसके नीचे अटैच क्या करना है, सबसे पहले अपना आधार कार्ड, फिर उसके बाद में जो फर्स्ट वाला आपका साक्षी है उसकी जमाबंदी, उनके नीचे उनका आधार कार्ड, प्लस उनको अटेस्टेड भी कराना। जो साक्षी है उनकी जो आधार कार्ड है उनको उसके ऊपर अंगूठा लगवा लेना। फिर जो दूसरा साक्षी है उनकी जमाबंदी और उनके जमाबंदी के साथ उनका वो आधार कार्ड लगेगा। साथ ही क्या करना है, जो आपका ये बॉन्ड है इसकी एक कॉपी निकलवा लेना आप, क्योंकि वो एक कॉपी जमा करेंगे आपके बॉन्ड के साथ, बॉन्ड प्लस जो उनकी जमाबंदी है उनके साथ एक कॉपी वो जमा करेंगे और ओरिजिनल कॉपी के ऊपर साइन करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जब ये आपका बन के रेडी हो जाए तो इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। उसके बाद में उस फोटोकॉपी के ऊपर भी उन साक्षियों के हस्ताक्षर करवाने हैं आपको। और मोड़ दोनों जगह आपकी मोड़ लगेगी एसडीएम की। मोड़ लगाने के बाद में आपको ये फ़ोटोकॉपी करवा के एक तो वहाँ जमा हो जाएगी, आपका रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, और दूसरी कॉपी आपको जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो आपको दे देगी। इतना सिंपल सा काम है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको इस चीज़ को समझने में तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझा दूँगा। अगर आपका मेडिकल कल है या परसों है, अगर आपका एसडीएम तहसील के अंदर नहीं मिलता, आपको तहसीलदार आपको तहसील के अंदर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना, जैसे आप पहले मेडिकल करके आओगे, फिर आपको 1 और 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आराम से आके फिर उसको बनवा के फिर जाके जमा करवा देना, ठीक है। अगर नहीं बनवाए, आप भूल गए, आपको पता नहीं, आप कन्फ्यूज़ थे कि आप नहीं बना पाए किसी तरीके से, तो मेडिकल कर आओ, वहाँ आपको बोलेंगे कि वापस आके आप जमा करा देना, तो वापस जाके आप उनको जमा करा देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साथ ही लेके जाओ। ये बात हुई आपके इस बॉन्ड की। इसके अलावा कुछ और पॉइंट थे जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट आपका
कान कैसे साफ करना। तो देखो कान आपके चेक नहीं हो रहे हैं और अभी तक ऐसा कोई मुझे मिला नहीं जो जिसने ये बोला हो कि कान चेक हो रहे हैं। अगर फिर भी अगर किसी को ऐसा डाउट है कि क्या पता कान चेक हो जाए, मुझे सफाई करवानी चाहिए, तो आप सफाई ना करवा के, ठीक है, मैं ये सलाह नहीं दूंगा भी सफाई करवाने की। क्योंकि क्या होता है, आज ही मेरे पास एक कॉल आया था, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने सफाई करवाई और डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा ही वो पिन अंदर घुसा दी, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें। एक ऐसी टिप आएगी है, ठीक है, ईयर टिप होती हैं जो आप मेडिकल पे आपको 30-40 रुपये में पूरा पैकेट मिल जाता है। ठीक है, इस टिप से आप अपने कान को साफ कर सकते हैं और उसी से में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कान में चेक करते हैं कि आपका पर्दा फटा हुआ है या सही है। ऐसा अभी तक ना तो हमारे बैच का चेक किया कान, और ना ही जो हमसे पहले बैच किया था उसका चेक किया, जो हमारे बाद में आया था बैच उसका भी कोई कान चेक नहीं किया। तो कान के लिए आप ज़्यादा घबराओ मत कि कान चेक होगा। दूसरी चीज़ आपके दांत, तो दांत भी चेक नहीं हो रहे। फिर भी अगर किसी को डाउट है कि किसी की दांत में केविटी है, किसी का एक दांत 2 दांत टूटा हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली दांतों के अंदर भी। अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दांतों का मतलब ये होता है कि आपके मुंह में कम से कम 14 दांत होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22, यानी कि 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो 32 होते हैं लेकिन वो जाड़ गिनते हैं। ठीक है, आगे वाले दांत ये नहीं गिनते, जो पीछे वाली हमारी मोलर और प्री मोलर जो हमारे दांत होते हैं जिनको जाड़ बोलते हैं हम, वो काउंट करते हैं। तो मिनिमम आपके 14 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 22 होनी चाहिए, 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बीच का रेशो होता है, ये गिनते हैं अगर दांत अगर चेक करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंखें कैसे चेक करवानी है आपको। तो देखो जब आपका आंखों का टेस्ट होगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने की थी वो आपको भी करनी है। अगर वैसा करोगे आप तो डेफिनेटली आपको आंखों में पॉइंट नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है कि जब आपको पर्ची वर्ची आपकी कटेगी, आपका एक्सरा होगा और आपकी ईसीजी होगी, जब आपके साथ जो एक साथ में कांस्टेबल होंगे उनको ये बोलना कि सर आपका जो आई चार्ट है वो कहाँ पर है, उनको पता होगा कि आई चार्ट कहाँ है। तो आप जाके उस आई चार्ट को एक बार देख लेना, उसकी फ़ोटो खींच लेना, कोई मना नहीं करेगा। आराम से जब आपको मौका मिले तो आप उसकी फ़ोटो खींच के शेयर कर लेना। ठीक है, जो मैंने फ़ोटो शेयर की है वो जयपुरिया हॉस्पिटल की है और ग्रुप के अंदर वो मैंने डाल रखी है। फिर भी किसी को चाहिए तो वो मैसेज कर देना, मैं उसको सेंड कर दूंगा आई चार्ट वाले की फ़ोटो। लेकिन कई बार चेंज कर देते हैं वो आई चार्ट, तो आप एक बार फिर से देख लेना उसको। एक फॉर्मेट आपके समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का आई चार्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस आई चार्ट की फ़ोटो खींच लेनी है और उसकी जो नीचे वाली लाइन होती है 6x6 की, ठीक है, उस लाइन को आपको अच्छे से याद कर लेना। या फिर उस लाइन को क्या करना, आप अपनी इस अंगुली पे लिख लेना। ठीक है, AUTHYMXV, इस तरीके से आप यहाँ लिख लेना उस नीचे वाली लाइन को। ऊपर वाली जो आपकी लाइनें हैं वो तो आपको आराम से दिखेंगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से दिखेंगी बैठ के। ठीक है, उसको आप याद कर लेना। और आपको पढ़ना किस तरीके से कि आपको डॉक्टर बोलेगा कि एक आंख बंद करो और पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपको क्या करना, ऊपर सबसे पहले वो जो ऊपर वाला लिखा होता है एक अक्षर उसको पढ़ना, फिर नीचे 2 अक्षर लिखे होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं, ऐसे वो बढ़ते जाते हैं नीचे तक। यानी नीचे वाली लाइन में 6x6 में 8 अक्षर होते हैं। तो ऊपर से आपको पढ़ते हुए आना धीरे धीरे। तो आपको पढ़ना कैसे, एक तो लाउडली पढ़ना आपको, ठीक है, थोड़ा ज़ोर से पढ़ना ताकि उसको सुनाई दे। एक आपको अटकना नहीं है, लगातार बोलना है। अगर आपको जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया AXVUTIOFPN, ऐसे लगातार आपको पढ़ना। अगर कोई अक्षर आपको धुंधला नज़र आ रहा, दिख नहीं रहा, तो वहाँ उसको छोड़ देना, उसे जस्ट आगे वाला अक्षर पढ़ देना या जो आपने ऊपर पढ़ा वो पढ़ देना। वो इतना गौर नहीं करते और ना ही उस चार्ट के ऊपर उंगली रख रहे हैं कि ये अक्षर बता, ये अक्षर क्या लिखा हुआ, ये अक्षर क्या लिखा हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ आपके पास में बैठेंगे, लगातार आपको वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अगर देखेंगे तो लगातार आप बोलते रहना। और नीचे वाली लाइन अगर आप याद कर लोगे तो फ़ायदा ये होगा, जब नीचे वाली लाइन पे आप आओगे तो डायरेक्ट उसको बोलोगे तो उसको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि इसको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये टेक्निक अपना सकते हो, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। जब मैंने ये टेक्निक अपनाई थी उसके बाद मेरे पीछे जितने भी खड़े थे 7-8 फ्रेंड, उन सबको मैंने ऐसे बताया था कि आप एक तो लाउडली पढ़ना और जिस चीज़ शब्द में आप अटक जाओ वहाँ अटकना मत, डायरेक्ट उसको छोड़ के आगे वाला पढ़ लेना या जो आप ऊपर पढ़ के आए वो पढ़ लेना। क्योंकि सारे शब्द मिक्स हैं, जो ऊपर वाले और नीचे वाले सारे के सारे मिक्स हैं। आप अटक जाओगे तो उनको डाउट हो जाएगा कि इसको दिखता नहीं है। या फिर देखो अटकता कैसे है, AXVIUN, अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो उसको डाउट हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लगातार कंटिन्यूटी रखोगे बोलने में तो उनको बिल्कुल भी शक नहीं होगा। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी है तो भी वो आपके वहाँ डिटेक्ट नहीं होगी।
इसी तरीके से आपको जो आपकी लेफ्ट वाली आँख है उससे पढ़ना है। ठीक है, ये टेक्निक आपको समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, आपका ब्लड, आपका यूरिन और ईसीजी। जयपुरिया हॉस्पिटल में जब हमारा मेडिकल हुआ था 2 तारीख को, उस वक्त हमारा ना तो ब्लड हुआ ना ही ईसीजी हुआ था। जो 3 तारीख को नया बैच आया था उसका ब्लड और ईसीजी और ये दोनों टेस्ट हुए थे, उन्होंने करवाए थे, हमारा ये टेस्ट नहीं हुआ था। तो कोई घबराने की बात नहीं, आराम से टेस्ट होंगे, नॉर्मली टेस्ट हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। आप अगर ज़्यादा टेंशन लोगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, और कोई टेंशन मत लो, आपका आराम से होगा। और बीपी वो मेजर कर रहे हैं, जो फुटबॉल वाला नहीं होता जिसको दबाते हैं वो पारा ऊपर चढ़ता है, वो वाला उनके पास बीपी नापने का है। तो अगर आपको बीपी में डाउट है तो आप नींबू लेके चलना अपने साथ, उस नींबू को जब आपकी बीपी हो तो उसको चूस लेना आराम से। ठीक है, उससे आपकी बीपी कम आएगी। 100 मेरी बीपी थी 80 100 और 140। ठीक है, और एक मेरा फ्रेंड था उसकी थी बीपी 100 और 148, एक की थी 100 और 144। तो सब फिट थे, सब नॉर्मल थे, किसी को कुछ नहीं बोला, कोई पॉइंट नहीं दिया किसी को कुछ नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये टाइम ऐसा है कि बच्चा घबरा जाता है और एक दूसरे को देखकर ज़्यादा घबराहट होती है। पहली चीज़, आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल आपको टेंशन लेनी नहीं है कि आपका मेडिकल हो रहा है। इस तरीके से अगर आप जाओगे, इस माइंडसेट के साथ अगर जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट मिल जाता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऑलरेडी फिट हो चुके हैं, सिर्फ आपको ये करना है कि अगर यहाँ से अगर आप अनफिट हो जाते हैं, अगर किसी चीज़ में आपको पॉइंट मिल जाता है तो दूसरे हॉस्पिटल से आप उस चीज़ की जांच करवा के फिट हो सकते हो। ठीक है, आपको मौके मिलेंगे बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार अगर आपको यहाँ पॉइंट मिल गया तो बिल्कुल ही आप बाहर हो जाओगे। बाहर आपको कोई नहीं करने वाला, और चाहे ऊपर से एडी से सर से लेकर एडी तक जितना भी जोर है वो लगा सकते हैं आप अपने को पास करने के लिए। फिर दूसरा हॉस्पिटल के अंदर आपको मौका मिलेगा उस चीज़ को ठीक करवाने का। फिर तीसरी चीज़ बात करते हैं नोकनी और फ्लैट फुट। तो नोकनी और फ्लैट फुट देखो, हमारे हॉस्पिटल में तो चेक नहीं किया था, जयपुरी हॉस्पिटल में चेक नहीं करे ऐसे बुला के कि अपने पैर मिलाओ, घुटने दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम चल के आ रहे थे तो बस उन्होंने उसी वक्त देख लिया कि इसका क्या है कि नहीं है। फ्लैट फुट और नोकनी किसी के चेक नहीं करी, बिल्कुल सबके सब को फिट कर दिया था। और जब आपको ऐसा बताया नहीं गया, हमें भी ऐसा नहीं बताया गया कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, तो जब आपका कंप्लीट हो जाता है काम तो इस प्रकार का एक पेज सा होता है जिसके ऊपर आपका नेम होता है, फादर नेम होता है, और उसके ऊपर जो जितने भी चेक हुए हैं, जितने भी हमारे जो टेस्ट वगैरह हुए उनकी एक लिस्ट सी होती है। ठीक है, उसके ऊपर वो सबके ऊपर लिखा होता है कि नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। जब फाइनल में हमारा सारे काम हो गए थे तो उसके ऊपर अंगूठा लगाना होता है आपको। फिर वहाँ आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कोई नोट मेंशन कर रखा है तो अगर आपके पॉइंट है, अगर नोट मेंशन नहीं कर रखा, सब में NA लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल हर चीज़ में आप नॉर्मल है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो आपको समझ में आ गया होगा, बॉन्ड से लेकर आपके नोकनी तक। जो भी डाउट है वो मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वहाँ मैसेज कर सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत हो मेरी, मैं अवेलेबल हूँ जब तक आपको ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो। घबराना मत, मैं आपका छोटा भाई हूँ, ऑलरेडी मैं मेडिकल करके आ चुका हूँ, तो मुझे पता है किस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही हैं। और आपको देखो, मैं बार बार एक चीज़ ये दोहरा रहा हूँ कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप घबराओगे तो ज़्यादा गलतियाँ करोगे। घबराना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। क्योंकि देखो, मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने 2-3 मेडिकल दे रखे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मेडिकल हो रहा है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मेडिकल बहुत टफ हो रहा है, यानी कि जिसने पहली बार मेडिकल फेस किया है उसको तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ये मेडिकल करवाना, कि ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, इस तरीके से पूछ रहे हैं। तो वो ना दूसरों को भी ऐसा बताता है कि बहुत टफ हो रहा है। बिल्कुल टफ नहीं हो रहा। हर जगह मेडिकल इसी तरीके से होता है नॉर्मली जो आपकी जांचें होती हैं वो चेक होती हैं, जो आई टेस्ट होती हैं आपके, अगर पुरुष हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल जेन्युइन तरीका है जो मेडिकल करने का, और हमेशा इसी तरीके से होता है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ के लिए डर लग रहा है तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आपका मेडिकल होगा, आप सबके सब पास हैं, सबके सब ज्वाइनिंग करोगे, सबके सब साथ में ट्रेनिंग करेंगे हम। फिर भी आप सभी के लिए भाई, आपके लिए अवेलेबल है हमेशा के लिए। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बहुत सारा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, आपका मेडिकल हो चुका है तो कोशिश करना मेरे भाई और मेरी बहनों कि आप अपने घर पे रहो। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ना जाओ, क्योंकि देखो ये वो टाइम है जब आपको बिल्कुल हाथ में आपके जॉब है। अगर कुछ ऐसा हो जाए
भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ कुछ हो, कुछ गलत किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए, कोई गिर जाए कोई, कि उसको ज्वाइनिंग में जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो तब उनको प्रॉब्लम आए। तो कोशिश करो आप अपने घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बिल्कुल अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके बाय।